March 2024, paper 2, variant 2. Complete the table by indicating with a tick which rows are SI based quantities. कौन कौन सी इसमें से SI based quantities है? Energy of force derived है सही. Use the definition of power to determine its SI based units. Power की definition क्या होती है? Which is FD upon T. F की जगह आ गया MA. MA into D या MA into S displacement है. So kg ms minus 2 multiplied by meter divided by second. Kg m square s minus 3. Okay. मिल जाएगा क्लास. Light meter is used to measure the intensity of light in classroom. Daylight is incident normally on the sensor of the meter. The sensor has an area of 2.2 centimeters square. The reading on the meter is 950 watt per meter square. Calculate power. Intensity होती है power upon area. और हमने पावर निकालनी है तो ये जाएगा इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया. एरिया को आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. आंसर आ रहा है 0.21. सेंटी होता है 10 की पावर -2. ठीक है. सो सेंटी इज 10 की पावर -2. स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए ये 10 की पावर -4 हो गया. डन. इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेव्स चैप्टर में पढ़ा. वेव्स का चैप्टर 1 जिसमें हमने इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर पढ़ा था ना, वहां पे इंटेंसिटी की डेफिनेशन दी. पावर अपॉन एरिया. सही. याद कर लिया. देन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताएं. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जिसको हम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी कह सकते हैं. In an Olympic diver stands on the platform above a pool of water as shown in figure 2.1. When the diver is on the platform, his center of gravity is a vertical height of 9 meters above the surface of water. Diver jumps from the platform with a velocity of 5.9 meters per second at an angle of 60 degree to the horizontal. Velocity के दो components बन जाएंगे. Initial velocity के ux और uy, horizontal and vertical. ux होता है u cos theta मतलब 5.9 cos 60 और uy होगा 5.9 sin 60. ठीक है. अब मुझे बताएं कि 9 मीटर की टोटल डिस्प्लेसमेंट है. 9 माइनस 1.2 कितना हुआ? और 7.8 में पॉजिटिव में लूं या नेगेटिव में लूं? अगर हम अपवर्ड्स को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड्स को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे. तो ये इनिशियल पॉइंट से कहाँ जा रहा था पहले? ऊपर. और फिर कहाँ आया है? तो अगर अपवर्ड मोशन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमें डाउनवर्ड मोशन को नेगेटिव रखना होगा. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. Calculate the speed of the diver at the instant he hits the surface of water. So displacement आपके पास जो 1.2 मीटर का डिस्टेंस है उस वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? When the diver is at height of 1.2 meter from the surface of water, displacement कितनी बताई हमने इसकी? नेगेटिव 7.8. तो ये याद रखिएगा इस वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव 7.8 है और हम 1.2 यूज नहीं करेंगे इस जगह पर. 1.2 उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. इनिशियल पॉइंट से जहां से उसने ये डाइव किया है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव 7.8 मीटर है. सो नेगेटिव क्यों ले रहे हैं हम? डाउनवर्ड मोशन की वजह से. v स्क्वायर होता है u स्क्वायर प्लस 2as. u स्क्वायर हो गया 5.9 sin 60 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -9.81 इंटू -7.8.
v स्क्वायर की वैल्यू निकालें और उसका फिर रूट कर लें। ये जो वेलोसिटी आई है ये फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, वो हमने निकाला है 5.9 cos 60 से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रही है 2.95 और वर्टिकल वेलोसिटी आ रही है 13.38। हमने निकाल ली है स्पीड, और ये जो स्पीड है ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, ये रिजल्टेंट है। तो इसलिए हम इस वेक्टर ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर स्पीड निकालेंगे, वो 14 आ रही है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। देखिए दोबारा सुन लें इसको। इस पॉइंट से पहले इसने कहा जाना है ऊपर, और फिर कहा आना है। तो ऊपर वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर जितना जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो ओवरऑल खत्म हो ही जाएगी। इस पॉइंट से कितना नीचे आया है, अगर अपवर्ड मोशन को हम पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड मोशन को, सो एट अ हाइट ऑफ 1.2 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 7.8, और वो -7.8 है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे मोशन में चेंज नहीं होगी, वो है 5.9 cos 60, जिसका आंसर 2.95 आएगा। वर्टिकल वेलोसिटी हमने निकाली है एट द पॉइंट व्हेन इट इज 1.2 meters above the surface, तो वो है 13.38। और इन दोनों velocities का resultant will be the speed of the diver when he hits the surface of water। सही है। अब सिर्फ स्पीड लिखा हुआ है, इसलिए आपको पता है कि आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से कोई एक नहीं निकालनी, इनका रिजल्टेंट निकालना है। The diver in B enters the water and decelerates. Describe and explain the variation of the viscous drag force acting on the diver in the water as he moves downwards। जैसे ही वो डाउनवर्ड जाएगा तो अपथ्रस्ट बढ़ना शुरू होगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम होगी। और स्पीड क्या होने लगेगी उसकी, कम होने लगेगी। और स्पीड से आपको पता है कि जैसे जैसे स्पीड कम होती है विस्कस फोर्स भी कम होती है। विस्कस फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है। कहाँ जा रहे हैं ये, नीचे जा रहा है इसलिए ऊपर लगेगी। हमेशा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन लगती है। अगर ये ऊपर जा रही है, विस्कस फोर्स का ताल्लुक है स्पीड के साथ। क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी पानी में जाने के बाद ये कम हो, तो फिर विस्कस फोर्स भी कम हो। उन्होंने खुद ऊपर बताया हुआ है कि वो क्या कर रहा है, डीसेलरेट कर रहा है। और डीसेलरेट करने का मतलब है स्पीड कम होगी। स्पीड कम होने से विस्कस फोर्स कम ही होती है। सही है। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होगी। अब थ्रस्ट जो है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, कि कितना आप पानी में जाते जाएंगे। सही है। तो अब थ्रस्ट जैसे जैसे पानी में ये डाइवर एंटर होता जाएगा अब थ्रस्ट बढ़ता जाएगा उसके ऊपर। The more the object is in the fluid, the more upthrust it experiences, because upthrust का फॉर्मूला क्या है, rho gv। और भाई हमने पार्ट 2 में करना है। Diver has a volume of 7.5 exponent minus 2 meter cube. The density of water is this. Show that the upthrust acting on the diver when he is entirely underwater is 740 Newton।
तो रो जी वी में रो कितना गिवन है 1 एक्सपोनेंट 3, जी की वैल्यू है 9.81 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 7.5 एक्सपोनेंट -2। डन। At a particular instant, when the diver is entirely underwater, his horizontal velocity is 0. The viscous drag force acting on him at this instant is 950 Newton vertically upwards. The diver has mass 78 kg. Determine the magnitude and direction of the acceleration of the diver. Acceleration निकालने के लिए हमें निकालनी होगी resultant force और resultant force निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस डाइवर पे कितनी कितनी फोर्सेस किस तरफ एक्ट करेंगी। सो एक फोर्स तो इस पर लग रही है विस्कस या ड्रैग फोर्स, कहां पर ऊपर, क्योंकि डाइवर कहां जा रहा है अपथ्रस्ट ऊपर और वेट कहां होगा नीचे। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू, पहले वेट निकालें 78 इसका मास था इंटू 9.81 ये हो गया 765.18 न्यूटन वेट। ड्रैग कितना था 950 और अपथ्रस्ट हमने निकाला है 740। ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे वाली फोर्स कम है, इनको माइनस कर लें। 1690 न्यूटन अपवर्ड फोर्स है और 765 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है। इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी 1690 में से 765 माइनस हुआ कितना आया 1690 माइनस 765.18 ये आ गई रिजल्टेंट फोर्स आपकी। डिवाइड कर दें इसको मास से तो एक्सेलरेशन आ रही 11.85। कौन सी फोर्स बढ़ी है तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स ही होगी क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है। फ्रिक्शन निकालने के लिए इसको फ्रिक्शन का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता, वो इक्वेशंस में से ही निकलती है। और तो फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने बताया ना, रिजल्टेंट से ही निकलती है फ्रिक्शन। किस क्वेश्चन में पूछ रही हो, उसमें पूछ रही हो फिर? बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में भी निकलती है फ्रिक्शनल फोर्स, उस दिन आपने निकाली। हीट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस किया था तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गई। फ्रिक्शन का कोई अपना फॉर्मूला नहीं।
हमारे कोर्स में डेटा पे डिपेंड करेगा ना, ऐसे मतलब हम जरूरी नहीं है, अगर हमें आउटपुट पावर निकालनी है तो आउटपुट एनर्जी अपॉन टाइम टेकन कर लें, पावर आ जाएगी। सिर्फ ये नहीं है, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। मैंने बताया ना, केस टू केस से क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस आपने बुक में सॉल्व किए हो। Metal wire X of diameter 1.2 exponent minus 3 meter is used to suspend a model planet as shown in figure 3.1. Variation with strain of the stress for wire X is shown in figure 3.2. Stress or strain graph given है आपको. Strain is 5.4 exponent minus 3. Calculate the force exerted on the wire by the model planet. So stress is equal to कितना स्ट्रेस दिया हुआ है इस पे, 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 3 पे आप पढ़े, 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 3 पर जो स्ट्रेस आ रहा है वो कितना है, 0.72 आ रहा है, 0.72 गीगा। सही। और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से एरिया कैसे निकालते हैं, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सही है, तो स्ट्रेस पता चल गया, डायमीटर पता है, एरिया निकालेंगे। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो जाएगी स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस है 0.72 गीगा, गीगा मतलब 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय एरिया आपने निकाला है 1.13 एक्सपोनेंट माइनस 6। ठीक है, फोर्स आ रही है 814.3। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ किया है 810। डन। Elastic potential energy of X is 0.31 joules. Calculate the original length of the wire before the model planet was attached. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एफ ई, और ई निकालने के लिए 2E अपॉन एफ हो जाएगा। 2 टाइम्स एनर्जी कितनी गिवन है, 0.31 डिवाइडेड बाय फोर्स थी 814.3, 7.6 एक्सपोनेंट माइनस 4, ये आपके पास एक्सटेंशन आ रही है। स्ट्रेन होती है एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हमने निकालनी है ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो जाएगा एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। एक्सटेंशन कितनी आई है 7.6 एक्सपोनेंट माइनस 4, स्ट्रेन कितना था 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 3, तो ओरिजिनल लेंथ आ रही है 0.14 मीटर।
वही बनाना है, स्टेप डाउन स्टेप अप रफली बना देगा इसको। 25 से टू कन्वर्ट कर पाओ इसी को। बेटा यहाँ तक हो गया। यंग मॉडुलस होता है रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वो कह रहे हैं कि यंग मॉडुलस क्या हो गया, डबल हो गया, कुछ भी चेंज नहीं किया, यंग मॉडुलस को डबल कर दिया है। तो बेटा ग्रेडियंट भी डबल हो जाएगा। तो पहले आपके पास जो जो लाइन बनी हुई है ये वाली, ये पहले वाली लाइन, ठीक है। अगर मैं डबल ग्रेडियंट की लाइन बनाऊं तो वो कहां बनेगी, 0.8 पर पहले कितना था, अब 0.8 पे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा ग्रेडियंट डबल होना तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ग्रेडियंट होता है, तो डेल्टा एक्स हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तभी ग्रेडियंट डबल होगा। सही है। किसी भी एक पॉइंट पर ले लें आप, जैसे मेरे लिए आसान था, मैं 0.8 पर नजर आ रहा है कि 6 है, तो मेरी जो लाइन बनेगी वो 0.8 पर 3 से पास होगी, तो ग्रेडियंट डबल हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन बननी है, यंग मॉडुलस कांस्टेंट है, तो और बुक्स लो ओबे हो रहा है, तो पास थ्रू ओरिजिन होगी, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज यंग मॉडुलस, सो न्यू लाइन विल हैव ट्वाइस द ग्रेडियंट। ये कभी कभार उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी पूछा होता है, तो हम लिख के भी बता सकते हैं। कहाँ पर ग्राफ में, इसी का मैंने मेथड 2 भी लिखा हुआ है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ये पार्ट 2 का मैंने मेथड लिखा है, ठीक है। तो अगर किसी को समझ आ रहा हो वर्किंग देख के, वैसे हमने यहीं से कर लिया, अगर आपको यहीं से समझ आ गया तो भी सही है, वरना मैंने निकाला है एक और भी तरीके से। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है ना, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ग्राफ का एरिया निकालने के लिए हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये एरिया आ गया। एरिया होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ हो जाएगी वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम पता था, एरिया भी पता है, लेंथ आ गई। वो ज्यादा इजी है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभार होता, पता है क्या, ये मेथड मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि ये डेटा चेंज करते हैं, तो आप मजबूर हो जाएंगे, आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाली लाइन याद भूलिएगा नहीं, ये याद रखनी है। अगर ये याद रहेगी, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात नहीं भूलनी। क्या नहीं भूलना, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा अल्फा बताएं, अल्फा की कॉम्पोजिशन 4 और 2, सही है। तो ये हो जाएगा 215 माइनस 4 कितना होता है, 211। 84 माइनस 2 कितना होगा, 82। कॉम्पोजिशन आ गई। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ क्लोज सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains conserved or constant, या फिर आप लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। शायद याद है तुम्हें। सर ये बिस्ट में क्या मतलब है? WHILST। इंग्लिश कहाँ पढ़ी है, फाइल ही लिखा मैं सर। नहीं बेस्ट फाइल की फॉर्म है इंग्लिश में। ड्यूरेंट, क्या तो कर लिया। Then next, before the decay, nucleus P has a speed of 3.2 exponent 5 meters per second. After the decay, nucleus Q is stationary.
Calculate the speed of the alpha particle after the decay. अल्फा का मास लिखवाया मैं नोट्स में, वो होता है 4u। हर एक के साथ u लगा दें आप। u याद है, एटॉमिक मास यूनिट 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27। डेटा में पहले पेज पे गिवन होता है एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, ठीक है। सो कौन क्या इमिट कर रहा है? न्यूक्लियस p इमिट कर रहा है क्या? अल्फा, और खुद क्या बन गया है? q बन गया है, ठीक है। और वो कह रहे हैं बिफोर द डिके न्यूक्लियस p हैज अ स्पीड ऑफ, ठीक है। और बाद में न्यूक्लियस q रुक गया है और मूव कौन कर रहा हो? अल्फा मूव कर रहा हो, ठीक है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन या इमिशन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इमिशन। बिफोर इमिशन कौन है? सिर्फ p है। उसका मास कितना था? p का मास लिखा हुआ है, देखें कितना मास है p का? 215 u है, ठीक है। तो 215 u और उसकी स्पीड है 3.2 एक्सपोनेंट 5 इक्वल्स टू, अब आफ्टर एमिशन p नहीं बचा ना, कौन है वो? q बन गया। लेकिन q का मोमेंटम 0 है, मूव कौन कर रहा है? अल्फा। अल्फा का मास होता है 4u और उसकी स्पीड अननोन है। u से u कैंसिल, बताएं v की वैल्यू कितनी आ रही? वन पॉइंट सेवन एक्सपोनेंट 7 आ रही, सही। ओके, by reference to the direction of propagation of energy, state what is meant by transverse wave किसे कहते हैं? The wave in which the particles vibrate perpendicular to wave motion. वेव मोशन लिखें या मूवमेंट ऑफ एनर्जी लिखें की बात। बेटा माइक्रो में 12 माइक्रो से लेकर 28 माइक्रोमीटर तक ये कौन है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? ये इंफ्रा है, कैसे पता? 12 माइक्रो का मतलब होता है ये हुए 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 5, सही है। 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 5, और एक्सपोनेंट माइनस 5 की जो रेंज है ये इंफ्रा की होती है। डन। सीआरओ गिवन है, एक वेव कितने बॉक्स में बन रही है? 1 2 3 4 5 6, और एक बॉक्स कितने के बराबर है? नीचे लिखा हुआ है 5 एक्सपोनेंट माइनस 15। और ये कौन सी वेव है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द डिटेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं सेंटीमीटर को कुछ नहीं लगेगा, ये सेंटीमीटर इस बॉक्स को कह रहे हैं बस, तो ये भूल जाए। एक बॉक्स 5 एक्सपोनेंट माइनस 15 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि 6 बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? वन वेव 6 बॉक्सेस, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस 15, तो ये हो गया 3 एक्सपोनेंट माइनस 14 सेकेंड की वेव। ये टाइम पीरियड आया, सही है। यहाँ पर आप इसके साथ लिख सकते हैं, दिस इज टाइम पीरियड। एक वेव का टाइम निकाल लिया हमने। एक वेव 6 बॉक्स में बन रही थी और एक बॉक्स 5 एक्सपोनेंट माइनस 15 के बराबर था। v होता है लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा हो जाएगा v इंटू टी। v है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज 3 एक्सपोनेंट 8, और टाइम पीरियड अभी हम निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई करें और चेक करें, वेवलेंथ 9 एक्सपोनेंट माइनस 6 आ रही है।
टाइम पीरियड आपने एक वेव कितने बॉक्स में बन रही है बेटा? एक बॉक्स कितने का है? मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से बेटा, कैलकुलेटर है आपके पास? मल्टीप्लाई करना कैसे सीखेंगे देखो टाइम पीरियड आप बेटा? एक वेव कितने बॉक्स में आ रही है? एक बॉक्स कितने का है? 5 into को मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर से। अगर एक बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होता और 6 बॉक्स होते तो 12 हो जाता। हाँ, simple। पीआरओ के क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, अगर ये मसला कर रहा है तो आपने कहाँ रिवाइज करने हैं? चैप्टर 2 टॉपिकल क्वेश्चंस में और वेव्स के क्वेश्चन में। ठीक है, सीआरओ के क्वेश्चन हमने दो जगह किए थे, एक जगह मेजरमेंट एंड अनसर्टेनिटी में किए हैं और वेव्स के क्वेश्चंस में किए हैं। दोनों जगह से टॉपिकल क्वेश्चंस आप रिवाइज करेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करते हैं एक बॉक्स एक वेव के लिए, और पर बॉक्स क्या सेटिंग है मैंने उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, और ये हम हर दफा करते रहेंगे, इसमें कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक कर लिया सबने? देन नेक्स्ट 1.2 मिलीमीटर स्लिट सेपरेशन है, 3.1 मीटर का डी है, डी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम डबल स्लिट टू स्क्रीन। बेटा ये मुझे बताएंगे इंशरा, फ्रिंज एक्स से लेकर फ्रिंज वाई तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। सही है। ब्राइट टू ब्राइट एक होती है ना, देखो ये ब्राइट है, ब्राइट से लेकर एक ब्राइट, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्राइट फ्रिंजेस 10.2 मिलीमीटर में आ रही हैं। तो ये याद रखना है, हमें एक का निकालना होगा फ्रिंज एक्स, तो हम होगा 10.2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और देर आर 7 ब्राइट फ्रिंजेस, वो 7 ब्राइट फ्रिंजेस टोटल कह रहे हैं, हमें काउंट किए कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 सेपरेशन है। फ्रिंजेस कितनी है टोटल? 7 है, लेकिन फ्रिंज सेपरेशन 6 है। सही है। एक्सप्लेन हाउ द पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज फॉर्म। लाइट यहां से क्या कर रही है? डिफ्रैक्ट कर रही है। क्या ये गैप है? इस गैप से क्या कर रही है लाइट? डिफ्रैक्ट हो रही है। कितनी सोर्सेज है ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट क्या कर रही है? डिफ्रैक्ट कर रही है और स्क्रीन पर जाकर इंटरफेयर कर रही है। अब इंटरफेरेंस कितने तरह की होती है? कौन कौन सी? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जहां जहां पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी और वहां पर पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होगा, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर डार्क फ्रिंजेस बनेगी और वहां पे पार्ट डिफरेंस एन प्लस हाफ लैम्डा होगा। तो वो पूछ रहे हैं बताएं कि ये डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस क्यों बन रही हैं, तो ये पूरा फिनोमेना आपको बताना पड़ेगा।
Is this done? The distance between the centers of bright fringes X and bright fringe Y in the pattern is 10.2. Slit spacing is 1.2. Distance from the slits to screen is 3.1. Wavelength निकालनी. लैम्डा होता है x अपॉन टी, लेकिन x जो है ना उन्होंने वो 6 फ्रिंज सेपरेशंस दी हुई हैं, तो x निकालेंगे 10.2 डिवाइड बाय 6 से कितना आ रहा है 1.7 मिलीमीटर. सो 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3, 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 3, ये x आया आपके पास, डिवाइडेड बाय d है 3.1. वेवलेंथ आ रही है 6.58 एक्सपोनेंट माइनस 7, जिसको हम राउंड ऑफ करके 6.6 एक्सपोनेंट माइनस 7 लिखते हैं. Done. Then the light is replaced by a different visible light with a shorter wavelength. State how the new fringe separation will compare to the original fringe separation. बेटा लैम्डा होता है ax अपॉन टी. वेवलेंथ हम अगर हम कर देंगे कम, तो x भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हम कह सकते हैं कि लेसर फ्रिंज सेपरेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी. फ्रिंजेस करीब करीब आ जाएंगी, फ्रिंज स्पेसिंग कम हो जाएगी. नोड किसे कहते हैं? तो कहाँ है नोड यहाँ पर इसमें? स्टेशनरी वेव ए पे नोड है, इधर नोड होगा, इधर नोड होगा और इधर नोड होगा. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कोई एक नोड पे क्रॉस मार्क कर दें, तो हमने यहाँ पर कर दिया ड्रॉ आ क्रॉस. ठीक है, सारे नोड्स मार्क नहीं करने, कोई भी एक मार्क हो सकता है. स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू. बेटा मैं आपके लिए ये सारे नोड्स मार्क कर लूं. ये लूप 1 है, ये लूप 2 है और ये लूप 3 है. पी और क्यू एक ही लूप में, सेम लूप में जो स्टेशनरी वेव में पॉइंट्स होते हैं उनमें फेज डिफरेंस नहीं होता, जीरो होता है. तो हम यहाँ लिख रहे हैं जीरो. और ऑल्टरनेट लूप्स में, एडजेसेंट लूप्स में, जैसे कि वो पूछ रहे हैं पी और आर, तो वो 180 डिग्री होगा. अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपको सिर्फ समझाने के लिए, शुरू में लिख देते हैं, लेट्स से एक है टी, तो मुझे बताएं टी का पी के साथ क्या फेज डिफरेंस है, टी का आर के साथ कितना है? जीरो. टी का पी के साथ 180 क्यों है? क्योंकि ये बराबर एडजेसेंट लूप्स है. जब ये ऊपर जा रहा होगा तो वो नीचे आ रहा होगा, और जब ये नीचे है तो वो भी. तो टी और आर का फेज डिफरेंस जीरो है, लेकिन टी और पी का क्या होगा, 180 डिग्री होगा. पी और क्यू एक ही लूप में, इसलिए ये भी 0 डिग्री पे होंगे. सेम लूप्स में जो पॉइंट्स होते हैं वो सर ए और बी. सर पी बीच में. ए और बी का, तो बेटा ए और बी तो है ही रेस्ट में, तो वो तो ए और पी, बेटा ए नोड है, फजूल बातें नहीं करनी. नोड वाला पॉइंट जब वाइब्रेट ही नहीं कर रहा तो फेज डिफरेंस कहाँ से आएगा? फेज डिफरेंस उन पॉइंट्स का होगा जो वाइब्रेट तो कर रहे हो. 90 डिग्री. 90 होता ही नहीं, स्टेशनरी वेव में दो ही होते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री. ये सब बातें आपको बताई हुई हैं. रिवाइज नहीं करेंगे वक्त पे तो जून जुलाई की छुट्टियों में रिवाइज करने का टाइम मिलेगा. ठीक है, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसा हो. डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? वर्क या एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम electrical to non-electrical to move unit coulomb charge through a component.
हो गया। अच्छा, cell of electromotive force 1.8 volts and internal resistance R is connected in parallel with a resistor of resistance 6 ohms. Switch S is open. Ammeter reading is 0.25 ampere. अगर ये open है उसका मतलब है करंट जो है वो बस यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो 0.25 एम्पियर का करंट है। E होता है I इंटू R प्लस आर। R प्लस आर इज इक्वल टू E अपॉन आई। R निकालने के लिए अपॉन आई में से हम माइनस करेंगे किसको, कैपिटल आर को, जिससे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस मिल सकती है, नहीं मिल सकती। क्या आ रही है इंटरनल रेजिस्टेंस, E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। आर प्लस आर को सब्जेक्ट बनाए तो जो जगह E अपॉन आई, और आर निकालना है कैपिटल आर, उधर जाके माइनस हो जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू दी है 6 ohms, तो आपका आंसर आना चाहिए 1.2 ohms। फिर दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर उनको माइनस कर मतलब फिर ये भी कर सकते हैं आप कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, फिर इसमें से इसको माइनस करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और पता चल जाएगा। करंट पहले ही पता है, रेजिस्टेंस निकाल लें तो भी हो सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर, 1.2 आ रहा है। I think 75। तो वहां पढ़ने से कुछ बता रहा हूँ। सही, यहाँ तक हो गया। At time t1, switch S in figure 7.1 is closed. Figure 7.2 shows the variation with time of the ammeter reading. State whether the EMF of the cell after t1 is greater than, less than or the same as it was before t1. EMF change होता है सेल का, तो फिर EMF remains the same, ना वो बढ़ेगा ना कम होगा। By considering the effect of the lamp on the total resistance of the circuit, explain the variation of the ammeter reading. बेटा जैसे ही ये स्विच हम क्लोज करेंगे तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ती है कम होती है। रेजिस्टेंस कम होने से करंट, और करंट बढ़ने से लॉस्ट वोल्टेज बढ़ जाता है। सही है, सर्किट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है, ये बताया हुआ पहले भी। सो वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द एमीटर रीडिंग। एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी, अगर सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई है तो करंट सर्किट का, lamp is connected in parallel so the resistance of the circuit decreases, but since the resistance of the lamp increases with the increase in temperature, देखो इनिशियली क्या होगा, करंट बढ़ेगा, जो हम कह रहे हैं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के बाद दोबारा क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ने से दोबारा से करंट में फिर से कमी हो जाती है, ठीक है। और ये फिगर वो कह रहे हैं, खुद बताएं फिगर 7.2 को देखते हुए। तो फिगर 7.2 में आपको देख रहे हैं कि पहले करंट बढ़ा है और करंट बढ़ने के बाद फिर से कम हुआ है, तो क्यों कम हुआ होगा वो रीजन बता। फिलामेंट लैंप है ना, फिलामेंट मेटल होता है, टंगस्टन है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से दोबारा करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि करंट बढ़ा था लेकिन फिर से दोबारा क्या होने लग गया, कम होने लग गया। State the name of the class group of fundamental particles that contains a neutrino.
दो ही होते हैं ना क्लास, हाइड्रॉन्स और लेप्टॉन्स होते हैं। अब कौन सा ये बता दें। ये लेप्टॉन्स है, न्यूट्रिनोज है, ये न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन होता तो हाइड्रॉन होता, ये न्यूट्रिनो है। ये रिलीज हो जाता है न्यूक्लियस से बाहर बीटा डिके में। बैरियॉन्स और मीजॉन्स दोनों हेड्रॉन्स होते हैं, एक 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं और एक 2 से। याद है आपको। Hadron P has a charge of positive 1 e, where E is the elementary charge. The hadron P is composed of a down quark, down antiquark, and only one other quark. Identify a possible flavor for this quark. तो बेटा डाउन एंटी बोला है उन्होंने, और साथ में एक अननोन है, लेकिन टोटल मिलाकर चार्ज बन रहा है +1 e। डाउन का क्या होता है? -1/3e होता है, लेकिन ये एंटी डाउन है, तो +1/3e प्लस अननोन इक्वल्स टू +1e। तो ये आ रहा है +2/3e। +2/3e किसका चार्ज होता है? अप का हो सकता है, चार्म का हो सकता है, टॉप का हो सकता है, कोई भी एक लिख सकते हैं। स्टेट व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रॉन इज पी। बेटा ये 2 क्वार्क से मिलकर बना है, क्वार्क और एंटी क्वार्क, तो ये कौन है? ये मीजॉन है। अगर 3 क्वार्क से मिलकर बना होता तो ये हेड्रॉन वो होता, बैरियन होता। जी, स्टेट व्हाट पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। बेटा ये एंटी न्यूट्रिनो किस में रिलीज होता है? बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव? बीटा नेगेटिव, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर ये न्यूट्रिनो होता तो ये बीटा पॉजिटिव होता, फिर हम इसको लिखते हैं पॉजिट्रॉन। कौन? ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये वो पार्टिकल है जिसका वो पूछ रहे हैं। और ये कौन है? ये वो न्यूक्लियस है जो आफ्टर डिके फॉर्म हुआ है, क्यू बना है आर। कंपेयर द न्यूक्लियन नंबर्स ऑफ क्यू एंड आर। बेटा बीटा डिके में न्यूक्लियन नंबर चेंज नहीं होते, तो हम कहेंगे सेम होंगे। और कंपेयर द चार्जेस ऑफ क्यू एंड आर। बेटा बीटा नेगेटिव डिके है, इसमें एक न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन बना है, तो इसमें न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? आर में एक ज्यादा है। क्यू में एक जो न्यूट्रॉन था वो टूटकर भी प्रोटॉन ही बन गया है, तो इसका मतलब है आर में एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया है। ठीक है, यहां पर आपका ये पेपर हो गया एंड। मैं अब आप लोगों को 2020 वाले पेपर्स कराऊंगा, सही है। नेक्स्ट क्लास में, वैसे कल की क्लास में हम रिवीजन कर रहे हैं,